చదివిస్తే ओके। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज के ऑनलाइन क्लास में मैं सविता टीचर आपका स्वागत करती हूँ। आज का हमारा विषय है हिंदी और घटक है मुहावरे और कहावतें। बच्चों, मुहावरे किसे कहते हैं? आप लोगों को मालूम है, हम 3 भाषाओं की पढ़ाई करते हैं, इंग्लिश, मराठी, हिंदी। तीनों भाषाओं में विविधता है, तीनों भाषाओं का उच्चारण अलग है, तीनों भाषाओं के शब्दों के अर्थ अलग होते हैं। उनके जो वाक्य होते हैं, वह वाक्य जो उनकी रचना की जाती है, रचना करने का उनका जो तरीका है वो भी अलग है। तो जैसे ये भाषा अलग अलग है, वैसे ही इनमें जो मुहावरे आते हैं ये भी अलग अलग है। अब मुहावरों का प्रयोग हम क्यों करते हैं? कि भाषा का सौंदर्य बढ़ाने के लिए, या फिर किसी भी विशेष बात को बताने के लिए हम मुहावरों का प्रयोग करते हैं। तो भाषा का सौंदर्य किस तरह से बढ़ता है और उसको विशेष अर्थ किस प्रकार से मिलता है, इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मुहावरे किसे कहते हैं। कोई भी ऐसा वाक्यांश जो अपने साधारण अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को व्यक्त करता हो, उसे मुहावरा कहते हैं। अब यहाँ पर क्या बताया है कि कोई भी ऐसा वाक्यांश, वाक्य नहीं कहा है, वाक्य का अंश, यानी मुहावरा जो है इसे लेकर वाक्य बनाया जाता है, तो वाक्य का एक अंश होता है वो, इसीलिए मुहावरों को वाक्यांश कहा जाता है, वाक्य नहीं कहा जाता है। तो कोई भी ऐसा वाक्यांश जो अपने साधारण अर्थ को छोड़कर, जो साधारण अर्थ देते हैं, ऐसे अर्थ को छोड़कर कोई विशेष अर्थ जब उसमें आता है तो उससे हम मुहावरा कहते हैं। ऐसे वाक्यांश जो सामान्य अर्थ के स्थान पर विशेष अर्थ प्रकट करते हो, उन्हें मुहावरा कहते हैं। जो सामान्य रूप में अगर हम देखेंगे तो सामान्य रूप में उनका अर्थ अलग होता है, लेकिन जब ये वाक्य में प्रयोग किया जाता है उसका, तो ये विशेष अर्थ देते हैं, यानी अपना सामान्य अर्थ छोड़कर कोई विशेष अर्थ वो देते हैं। तो विशेष अर्थ जब ये देते हैं तभी वो मुहावरे बनते हैं, या उन्हें हम मुहावरे कहते हैं। मुहावरों का प्रयोग भाषा को रोचक एवं प्रभावशाली बनाने के लिए किया जाता है। मैंने अभी आपको कहा कि हम पाठशाला में 3 भाषा की पढ़ाई करते हैं। तीनों भाषाओं की रचना अलग है, तीनों भाषाओं के शब्द अलग है, उनका अर्थ अलग होता है। वैसे ही तीनों भाषाओं को सौंदर्यपूर्ण बनाने के लिए, उनकी रचना और भी अधिक प्रभावी बनाने के लिए मुहावरों का प्रयोग किया जाता है। तो मुहावरों का प्रयोग जो है वो भाषा को रोचक बनाया जाता है। रोचक का अर्थ है इंटरेस्टिंग बनाया जाता है। प्रभावशाली, यानी जो हम सीधे अर्थ में बता नहीं सकते हैं, तो मुहावरों का प्रयोग करके उनको एक विशेष अर्थ में देकर, एक प्रभावशाली अर्थ बनाकर उसका प्रयोग हम करते हैं। तो प्रभावशाली अर्थ देने के लिए या भाषा को रोचक बनाने के लिए मुहावरों का प्रयोग किया जाता है। मुहावरे के प्रयोग से वाक्य की सुंदरता बढ़ती है तथा अर्थ सौंदर्य में वृद्धि होती है। वृद्धि होना यानी बढ़ना। तो मुहावरों के प्रयोग से वाक्य की सुंदरता बढ़ती ही है और साथ में सौंदर्य में भी बढ़ोतरी होती है। अब आप कहेंगे कि टीचर वाक्य कैसे सुंदर बनते हैं? जैसे कोई वाक्य अगर हम सीधे शब्द में कहना चाहते हैं, लेकिन उसको अगर हम दूसरे तरीके से कहते हैं तो वही वाक्य सुनने में बहुत अच्छा लगता है। तो ये जब ये कोई वाक्य सुंदर बन जाता है, उसमें सुंदरता आ जाती है, तो वो सुंदरता बढ़ाने के लिए ये मुहावरे काम करते हैं। अब ये सुंदरता कहाँ बढ़ती है? आप लोगों को देखो, निबंध लेखन का प्रश्न होता है। निबंध लेखन आप पूरी तरह से सामान्य शब्दों में लिखेंगे तो उसका पूरी तरह से सामान्य अर्थ ही निकलेगा। तो आपका जो निबंध है वो प्रभावशाली नहीं बनेगा, ना सुंदर बनेगा। लेकिन उस निबंध में आपने किसी जगह पर मुहावरों का प्रयोग किया तो निबंध की भाषा जो है वो सौंदर्यपूर्ण बन जाती है, प्रभावी बन जाती है।
इससे क्या हो जाता है कि आपके अंक बढ़ जाते हैं। कहानी लेखन में भी एक मुद्दा ऐसे है कि कहानी लिखते समय हम मुहावरे या लोकोक्ति यानी कहावतों का प्रयोग कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि कहानी और भी रोचक बन जाती है। तो कहानी, निबंध लेखन या स्वमत में भी आपके परिच्छेद में परीक्षा में परिच्छेद में कविता या पूरक पठन इनके भी परिच्छेद में जो स्वमत के प्रश्न होते हैं या सरल अर्थ के जो प्रश्न होते हैं, इनमें अगर हम मुहावरों का प्रयोग करते हैं तो वाक्य और भी सुंदर बन जाता है और साथ में वो प्रभावशाली भी बनते हैं। मुहावरे के प्रयोग से भाषा संक्षिप्त, सरल, स्पष्ट एवं सुंदर हो जाती है। मुहावरों के प्रयोग से भाषा, कोई भी भाषा हो, क्योंकि मुहावरे हर भाषा में होते हैं, तो हर भाषा में जो भाषा होती है यानी जो भी हम शब्दों का प्रयोग करते हैं वो प्रयोग संक्षिप्त बन जाता है, यानी जो भी हम कहना चाहते हैं उसका परिपूर्ण ऐसा अर्थ निकल जाता है, सरल होता है, स्पष्ट और सुंदर भी बन जाता है। वाक्य प्रयोग के समय मुहावरे में आए शब्दों के रूप, लिंग, वचन, पुरुष, काल आदि के कारण बदलते रहते हैं, परंतु मुहावरे की मूल शब्दावली में कोई परिवर्तन नहीं होता है। देखो, वाक्य का प्रयोग जब हम करते हैं तो मुहावरे में आए शब्दों के जो रूप होते हैं, जो लिंग है, जिस लिंग के साथ हम मुहावरा इस्तेमाल करते हैं उसी लिंग के लिए वो मुहावरा जैसे कि तैसे इस्तेमाल किया जाता है। वचन हो, पुरुष हो, काल, इनमें हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, लेकिन सॉरी, इनमें हम परिवर्तन करते हैं, लेकिन मुहावरे जो है वो उनकी मूल शब्दावली को हम जैसे के तैसे ही रखते हैं। मुहावरे को अंग्रेजी में इडम्स कहा जाता है। मुहावरे को वाक्य में प्रयोग करने के सामान्य नियम निम्नलिखित है, यानी मुहावरों को हम वाक्य में किस प्रकार से प्रयुक्त करते हैं। आपको परीक्षा में 2 अंक के लिए इसका प्रश्न होता है, मुहावरों का अर्थ बताकर उसका वाक्य बनाइए। तो उस वक्त मुहावरे किस तरह से इस्तेमाल करने चाहिए, इसके लिए कुछ नियम है, तो उन नियमों को हम देखते हैं। सर्वप्रथम मुहावरे का अर्थ जानना आवश्यक होता है। जो भी मुहावरा दिया जाता है उसका सामान्य अर्थ अलग होता है और जब उसको हम प्रयुक्त करते हैं, प्रयुक्त करते वक्त उसका विशेष अर्थ आ जाता है, तो हमें पहले मुहावरे का अर्थ जानना जरूरी होता है कि मुहावरे से क्या अर्थ निकल रहा है। इस वाक्य में हम इसका प्रयोग करते वक्त उसके अर्थ को हम जैसे कि तैसे ही रखेंगे, इसका ध्यान हमें जरूर रखना है। इसके बाद एक सार्थक वाक्य का निर्माण करेंगे। सार्थक का अर्थ है अर्थ सहित। जो भी वाक्य में हम मुहावरों का प्रयोग करते हैं उस वाक्य में जो मुहावरा हमने इस्तेमाल किया है वो मुहावरा डालकर वो वाक्य पूरी तरह से सार्थक बन जाए। मुहावरा का मुहावरे का प्रयोग जब हम करते हैं तो वो वाक्य सार्थक बनना चाहिए, इसकी तरफ हमें ध्यान देना है। वाक्य इस प्रकार होना चाहिए जो मुहावरे के अर्थ को व्यक्त करता हो। तो वाक्य की रचना हमें इस तरह से करनी है कि मुहावरे के अर्थ को वह वाक्य व्यक्त करता हो, यानी उसमें मुहावरे का अर्थ निकलता हो। वाक्य प्रयोग में मुहावरे का अर्थ नहीं लिखा जाता, बल्कि मुहावरे को ही वाक्य में प्रयोग में लिखा जाता है। बच्चों, यहाँ पर आप बहुत बार ऐसी गलती करते हो, तो वो गलती आपको नहीं करनी है। आपको क्या बताया जाता है प्रश्न कि मुहावरों का अर्थ लिखकर उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो सबसे पहले हमें मुहावरे का अर्थ लिखना है कि मुहावरे का सही अर्थ वहां पर क्या दिया है। अर्थ लिखने के बाद हमें अर्थ का वाक्य में प्रयोग नहीं करना है, तो हमें क्या करना है, मुहावरे का ही वाक्य बनाना है, यानी मुहावरों का ही वाक्य में प्रयोग करना है। ये बात ध्यान में रखिए, अर्थ का हमें वाक्य नहीं बनाना है। जो भी मुहावरा दिया है पहले उसका अर्थ लिखो, अर्थ लिखने के बाद उस मुहावरे का वाक्य तैयार करो। अब यहाँ पर उदाहरण देखते हैं कि यदि हम 9 2 11 होना, ये मुहावरा है, इस मुहावरे का वाक्य में प्रयोग करेंगे तो सबसे पहले उसके अर्थ पर ध्यान देंगे। 9 2 11 होना, इसका अर्थ क्या होता है, तो 9 2 11 होना इस मुहावरे का अर्थ है भाग जाना। और इस मुहावरे का वाक्य प्रयोग इस प्रकार करेंगे कि भाग जाना अर्थ न लिखकर
9 2 11 लिखेंगे। जब हम इसका 9 2 11 होना, इसका हम प्रयोग कर रहे हैं। देखो 9 2 11 होना, इस मुहावरे का जब हम प्रयोग करते हैं तो इसका अर्थ क्या है? भाग जाना। तो हम जब इसका वाक्य बनाएंगे तो भाग जाना ये कहीं पर भी नहीं आना चाहिए, इसका सिर्फ हमें अर्थ लिखकर छोड़ देना है। और इस 9 2 11 होना, इसका हमें वाक्य बनाना है। तो हमने कैसे वाक्य बनाया? देखो, पुलिस को देखकर चोर 9 2 11 हो गए। यहाँ पर तो पुलिस को देखकर चोर 9 2 11 हो गए, यानी क्या हो गए? वो भाग गए। तो 9 2 11 होना यहाँ पर इस मुहावरे का सही अर्थ है कि भाग जाना। लेकिन जब हम इसको वाक्य में प्रयोग करते हैं तो क्या लिखते हैं कि पुलिस को देखकर चोर 9 2 11 हो गए। हमने भाग जाना ये अर्थ यहाँ पर नहीं लिखा है कि पुलिस को देखकर चोर भाग गए, ऐसा हमने नहीं लिखा। हमने क्या लिखा है कि पुलिस को देखकर चोर 9 2 11 हो गए, यानी मुहावरे का हमने प्रयोग किया है। तो आपको परीक्षा में भी इसी तरह से इसका वाक्य बनाना है, अर्थों को कभी लिखना नहीं है, केवल मुहावरों को लिखकर ही वाक्य बनाना है। इसके लिए देखो सामान्य रूप कैसे होता है और मुहावरों का विशेष अर्थ किस तरह से होता है, एक और उदाहरण हम देखते हैं। एक हमने यहाँ पर मुहावरा लिया है हाथ लगना। अगर सामान्य रूप से इसका अर्थ हम देखेंगे, छूना या स्पर्श करना। किसी को जब हम हाथ लगाते हैं, किसी वस्तु या किसी व्यक्ति को, तो वह अर्थ वहां पर क्या सामान्य रूप में हम क्या कहते हैं कि छूना या किसी को स्पर्श करना। उदाहरण, मैंने फूलों को हाथ लगाकर देखा। यहाँ पर हाथ लगना, तो यहाँ पर हाथ लगना का अर्थ क्या है कि फूलों के छूने के लिए हमने इसका प्रयोग किया है। यह सामान्य क्रिया या कार्य का बोध कराता है, यानी हाथ लगना ये अगर सामान्य रूप में हमें इस अर्थ हम देखेंगे तो वो क्या है कि छूना या स्पर्श करना। हम सामान्य रूप में हम क्या कहेंगे कि मैंने फूलों को हाथ लगाकर देखा, तो हाथ लगाना यहाँ पर सामान्य रूप में क्या आया है? छूने के लिए या स्पर्श करने के लिए। लेकिन हाथ लगना, इसका अगर हम मुहावरे के तौर पर देखेंगे, विशेष रूप के अर्थ में देखेंगे, तो उसका अर्थ होता है प्राप्त होना। उदाहरण, बहुत कोशिशों के बाद चोर पुलिस के हाथ लग गया। यहाँ पर हमने प्राप्त होना इस अर्थ के लिए हाथ लग गया इस मुहावरे का प्रयोग किया है। तो यहाँ पर चोर को पुलिस ने पकड़ लिया, यानी उसे क्या किया? प्राप्त किया। तो इस विशेष अर्थ में ये वाक्यांश आया है, इसीलिए हाथ लग गया यहाँ पर क्या है? ये मुहावरा है जो विशेष अर्थ देता है। तो इससे हमें यह समझ में आता है कि मुहावरे अपना सामान्य अर्थ न देते हुए विशेष अर्थ देते हैं। तो मुहावरे जो है वो सामान्य अर्थ न देते हुए क्या देते हैं? विशेष अर्थ देते। हाथ लगना दोनों का ही हमने यहाँ पर प्रयोग देखा है। पहले हाथ लगना इसका सामान्य अर्थ में हमने देखा कि छूना या स्पर्श करना, लेकिन हाथ लगना इस मुहावरे को अगर हमने देखा तो उसका अर्थ होता है प्राप्त होना। तो बच्चों, मुहावरे क्या होते हैं? अपने सामान्य अर्थ को ना बताते हुए विशेष अर्थ को बताते हैं। मुहावरों का प्रयोग भाषा को रोचक और प्रभावशाली बनाने के लिए होता है, यह हमने देखा। मुहावरे वाक्यांश होते हैं तथा विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। अभी हमने देखा कि ये वाक्यांश होते हैं। तो बच्चों देखो, ये क्या है? हाथ लग गया, ये हमने वाक्य में ही प्रयोग किया है, यानी वो वाक्य का एक अंश है, पूरा वाक्य नहीं है। वो क्या होते हैं? वाक्यांश होते हैं तथा वो विशेष अर्थ भी प्रकट करते हैं। वाक्य इस प्रकार होना चाहिए जो मुहावरे के अर्थ को व्यक्त करता हो। तो हम जो भी वाक्य बना रहे हैं तो उस वाक्य की रचना इस प्रकार से होनी चाहिए कि उसमें मुहावरे का अर्थ निकल आए। वाक्य प्रयोग में मुहावरे का अर्थ नहीं लिखा जाता, बल्कि मुहावरों को ही वाक्य में प्रयोग में लिखा जाता है। और लोकोक्तियां लोगों द्वारा कही उक्तियां होती है। लोकोक्तियां जो है वो अलग होती है, वो मुहावरे नहीं होती है, वो कहावतें होती है। तो दोनों में अंतर क्या है ये भी हम पढ़ेंगे। तो पहले कुछ हम मुहावरे और उनका अर्थ और वाक्य में प्रयोग कैसे होता है
वो हम देखते हैं। अंगारे बरसना, इसका अर्थ है बहुत गर्मी पड़ना। राजस्थान में जेठ के महीने में अंगारे बरसते हैं। देखो, हमने बहुत गर्मी पड़ना इस अर्थ का वाक्य नहीं बनाया, हमने किसका वाक्य बनाया? अंगारे बरसना। तो राजस्थान में जेठ के महीने में अंगारे बरसते हैं, इस मुहावरे का वाक्य का प्रयोग किया है। अपनी खिचड़ी अलग पकाना, इसका अर्थ है सबसे अलग रहना। रमेश कुछ नहीं सुनता, हमेशा अपनी खिचड़ी अलग पकाता है। अब खिचड़ी पकाना, घर में अगर हम कहेंगे कि तो दाल दाल चावल की जो होती है वो खिचड़ी हम कहते हैं, लेकिन खिचड़ी यहाँ पर किसके लिए आई है? सबसे अलग रहना। तो यहाँ पर ये विशेष अर्थ दे रही है, इसीलिए जब ये विशेष अर्थ देते हैं तो ये मुहावरे का काम करते हैं। तो रमेश कुछ नहीं सुनता, हमेशा अपनी खिचड़ी अलग पकाता है। तो बच्चों, आप लोगों को ध्यान में आया होगा कि हम अर्थ का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, हम जो भी प्रयोग कर रहे हैं वाक्य में वो मुहावरे का प्रयोग कर रहे हैं। अक्ल पर पत्थर पड़ना यानी बुद्धि भ्रष्ट होना। विद्वान और वीर होकर भी रावण की अकल पर पत्थर ही पड़ गया था कि उसने राम की पत्नी का अपहरण किया। तो बच्चों, यहाँ पर देखो, बुद्धि भ्रष्ट होना, इसका हमने अर्थ देखा, लेकिन अक्ल पर पत्थर पड़ना इस मुहावरे का हमने वाक्य बनाया है। मुहावरों का वाक्य बनाया जाता है, उसके अर्थ का नहीं। अंग टूटना, थकान का दर्द होना। जैसे इतना काम करना पड़ा कि आज अंग टूट रहे हैं। तो हमें इतना काम करना पड़ा कि आज क्या हो रहा है कि हमारा अंग जो है वो टूट रहा है। कुछ मुहावरे और भी है। कमर कसना यानी तैयार होना। भारतीय सैनिक भारतीय सैनिकों ने आतंकवाद का सामना करने के लिए कमर कस ली है। कमर कसना इसका मूल अर्थ है, इसका सही अर्थ है तैयार होना। इसका वाक्य में हमने प्रयोग किया, भारतीय सैनिकों ने आतंकवाद का सामना करने के लिए कमर कस ली। कांटे बिछाना, इसका अर्थ है बाधा डालना। तुम मेरे मार्ग में चाहे जितने कांटे बिछाओ, मैं अपना लक्ष्य अवश्य प्राप्त करूंगा। तो बच्चों, सबसे पहले आप लोगों को ध्यान में आया होगा कि हमें पहले वाक्य का अर्थ लिखना है, और अर्थ लिखने के बाद जो भी मुहावरा है उसका वाक्य बनाकर लिखना है। जैसे यहाँ पर बाधा डालना हमने अर्थ लिखा, आगे उस कांटे बिछाना इसका वाक्य बनाया। और ये जरूरी नहीं है कि मुहावरा हम पहले भी लिखे या फिर उसे अंत में लिखे। मुहावरों का सिर्फ वाक्य बनना चाहिए, उसकी सही रचना होनी चाहिए, और इस प्रकार से वाक्य की रचना होनी चाहिए कि उसमें से वो मुहावरे का अर्थ निकले। अब यहाँ पर देखो, कमर कसना, यह हमने अंत में मुहावरा लिखा है, लेकिन कांटे बिछाना ये भी यहाँ पर वाक्य के बीच में है। ये पूरा वाक्य जो है, भले ही दो वाक्य है लेकिन वाक्य के बीच में ही इसका हमने इस्तेमाल किया है। तो मुहावरे का प्रयोग हम वाक्य में किसी भी स्थान में कर सकते हैं, लेकिन इतना हमें याद रखना है कि उस मुहावरे से सही अर्थ निकले। कलई खुलना, इसका अर्थ है भेद खुलना। भेद का अर्थ है रहस्य। भेद का अर्थ क्या है? रहस्य खुलना। जब गोलू की चोरी की कलाई खुल गई तो उसे मित्रों के सामने लज्जित होना पड़ा। बाल बाल बचना, बहुत थोड़े अंतर से बचना। कल कार और ट्रक की टक्कर में सागर बाल बाल बचा, यानी बहुत थोड़े से अंतर से ही हम क्या हो जाते, बच जाते हैं किसी दुर्घटना से, किसी हादसे से जब हम बचते हैं तो उसके लिए कहते हैं कि बाल बाल बचना। उंगली उठाना, इसका अर्थ है आरोप लगाना। सज्जनों के चरित्र पर उंगली उठाना आसान नहीं है। देखो बच्चों, यहाँ पर मुहावरे का अर्थ बीच में ही आया है, तो ये जरूरी नहीं है कि मुहावरे का प्रयोग हम आगे ही करें या पीछे भी कर सकते हैं या वाक्य के अंत में करें। ये जरूरी नहीं है, सिर्फ वाक्य में उसका प्रयोग होना जरूरी है और उसमें सही अर्थ निकलना जरूरी है। एक ही थैली के चट्टे बत, यानी एक जैसे, सभी एक जैसे एक समान होते हैं, इनके लिए ये मुहावरा इस्तेमाल किया जाता है।
उसके 5 लड़के हैं, किस पर विश्वास किया जाए? सब के सब एक ही थैली के चट्टे-बट्टे हैं, यानी वो सब एक समान हैं। सबका स्वभाव या सबका रहन-सहन जो भी है वो कैसा है? एक जैसा है, इसलिए एक ही थैली के चट्टे-बट्टे हैं ये। इस अर्थ में ये मुहावरा इस्तेमाल किया है। एड़ी चोटी का जोर लगाना यानी खूब परिश्रम करना, मेहनत करना। मेरी बहन ने कक्षा में प्रथम आने के लिए एड़ी चोटी को का जोर लगाया, यानी खूब मेहनत की। इस अर्थ में ये मुहावरा यहाँ पर इस्तेमाल किया है। एक ही लाठी से हाँकना, सबसे एक जैसा व्यवहार करना। कभी तो बड़े छोटे का ध्यान रखा करो, सबको एक ही लाठी से हाँकते हो। देखो कोई जब छोटा व्यक्ति अपने से भी बड़े व्यक्ति से बहस करता है या कोई उसके साथ कोई झगड़ा करता है, तब हम उसके लिए क्या कहते हैं कि कभी तो छोटे-बड़े का ध्यान रखा करो, सबको एक ही लकड़ी से हाँकते हो, यानी सबके साथ एक जैसा व्यवहार करते हो, यानी तुम्हें इतना भी लिहाज़ नहीं है कि तुम छोटे और बड़े का ध्यान नहीं रखते हो, यानी तुम्हारा व्यवहार कैसा है कि तुम एक ही लाठी से सबको हाँकते हो, यानी सबके साथ एक जैसा ही व्यवहार करते हो। 1 और 1 11 यानी संगठन में शक्ति होती है। आमतौर पर अगर हम इसका अर्थ देखते हैं कि 1 और 1 क्या होते हैं? 11 होते हैं। जब हम गिनती करते हैं, तो 11 कहते वक़्त हम कहते हैं कि 1 और 1 11। लेकिन जब ये 11 सामान्य अर्थ छोड़कर इसका विशेष अर्थ हम देखते हैं तो संगठन में शक्ति। संगठन हो करना यानी एकत्रित आ जाना, इकट्ठा होना। जब हम एक साथ आ जाते हैं तो उस संगठन में शक्ति होती है, इसके लिए ये मुहावरा है। इसका वाक्य प्रयोग है कि भारतीय हर विपत्ति में परस्पर भेदभाव भुलाकर एकजुट होकर यह सिद्ध कर देते हैं कि 1 और 1 11 होते हैं। अब देखो यहाँ पर भारत में विविधता है, ये हमें भी मालूम है। लेकिन जब भारत में कोई आपत्ति आ जाती है, विपत्ति आ जाती है, तब सब अपने अपने अंदर के जो भी भेदभाव है इनको भुलाकर एक साथ आ जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं, संगठन करते हैं, तो उसके संगठन में शक्ति होती है। तो इस अर्थ के लिए ये मुहावरा यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है। तो बच्चों 1 और 1 11 ये गिनती में आता है। सामान्य तौर पर अगर हम देखेंगे तो गिनती के रूप में यह अर्थ हम ले सकते हैं। लेकिन जब इसका हम वाक्य में प्रयोग करते हैं तो ये आता है संगठन में शक्ति, इस अर्थ के लिए आ जाता है। अंग अंग ढीला होना यानी बहुत थक जाना। रात दिन पढ़ते पढ़ते रात दिन पढ़ते पढ़ते मेरा अंग अंग ढीला हो गया, यानी मैं बहुत ही थक गया। अंगूठा दिखाना, कुछ देने से इनकार करना। मुझे कुछ रुपयों की आवश्यकता थी, परंतु मेरे लखपति भाई ने मुझे अंगूठा दिखा दिया, यानी मुझे कुछ भी देने से इनकार कर दिया। अंधे की लाठी यानी एकमात्र सहारा। आप लोगों को मालूम है, जो अंधे लोग होते हैं वो लाठी के सहारे ही चलते हैं। उनको सहारे की जरूरत होती है, वही उनका एकमात्र सहारा होता है। लेकिन यहाँ पर जब हम किसी मुसीबत में आ जाते हैं और उस वक़्त एक छोटा-सा कोई भी सहारा हमें मिल जाए, तो उसके लिए ये मुहावरा हम इस्तेमाल करते हैं कि इस बुढ़ापे में प्रखर ही मेरे लिए कन अंधे की लाठी है। देखो इस बुढ़ापे में जो प्रखर नाम का जो उसका पोता है या कोई भी व्यक्ति है, तो प्रखर क्या है उसके लिए एकमात्र सहारा है। इसके लिए यह अर्थ यहाँ पर आया है। अंधेरे में रखना यानी भेद छुपाना, रहस्य छुपाना। मुझे संपत्ति के बंटवारे के बारे में कुछ भी नहीं बताया। मुझे तो सदा अंधेरे में रखा। अंधेरे में रखना इसका अर्थ क्या है यहाँ पर? रहस्य छुपाना। तो जो भी संपत्ति का बंटवारा हो रहा है उसके बारे में कुछ नहीं बताया गया और मुझे हमेशा अंधेरे में रखा गया, यानी मुझसे ये भेद छुपाया गया। इस अर्थ में ये मुहावरा आया है। अक्ल का अंधा होना यानी बेवकूफ होना। अब अंधा शब्द किस लिए होता है? सामान्य रूप से जिसको कुछ दिखाई नहीं देता है। अब अक्ल का अंधा होना यानी उसको बिल्कुल ही समझ में नहीं आता है, जो मूर्ख होता है उसके लिए हम ये प्रयोग
इस मुहावरे का प्रयोग करते हैं कि बेवकूफ होना, इस अर्थ में अकल का अंधा होना, इसका प्रयोग हम किस तरह से करेंगे कि आपको बार बार समझाया कि अनामिका का साथ छोड़ दो, वह तुम्हें डुबो देगी, लेकिन तुम अकल के अंधे ही रहोगे। यानी जब हम किसी को बार बार समझाते हैं और उस मानता ही नहीं है, तब उसके लिए हम कहते हैं कि तुम तो अक्ल के अंधे हो गए हो, यानी तुम तो पूरी तरह से बेवकूफ हुए हो, कुछ समझते नहीं हो। यानी जब हम उसको समझाते हैं फिर भी वो समझता नहीं है, कुछ सुनता नहीं है, मूर्ख बन जाता है, तो उस अर्थ के लिए अकल का अंधा होना ये मुहावरा प्रयुक्त होता है। तो बच्चों, ये जो मैंने उदाहरण आपको दिखाए हैं वो इसलिए कि जब हम इनका प्रयोग करते हैं तो इनका प्रयोग करते वक्त पहले उनके अर्थ को लिखते हैं। देखो, ये पहले हमने उनके अर्थ को लिखा है और अर्थ को लिखने के बाद उसका हमने यहाँ पर प्रयोग किया है। अब प्रयोग कैसे किया है? अंग ढीला, अंग ढीला होना, इसी मुहावरे का प्रयोग किया है। अंगूठा दिखाना, इसी मुहावरे का प्रयोग किया है। अंधे की लाठी, इसी मुहावरे का प्रयोग किया है। अंधेरे में रखना, इस मुहावरे का प्रयोग किया है। अकल का अंधा होना, इस मुहावरे का प्रयोग किया है। तो हमने कहीं पर भी इस अर्थ को नहीं लिया है। वाक्य बनाते वक्त कहीं पर भी हमने अर्थ का प्रयोग नहीं किया है, तो हमने किसका प्रयोग किया है? मुहावरे का प्रयोग किया है। तो बच्चों, जब भी आप परीक्षा में मुहावरों के लिए उत्तर लिखोगे तो एक बात को ध्यान में रखना है कि सबसे पहले उनका अर्थ लिखो और सही अर्थ लिखो। उसका जो भी अर्थ निकल रहा है उसी अर्थ को लिखो और अर्थ लिखने के बाद में उस मुहावरे का प्रयोग करो। जो भी वाक्य बना रहे हो उस वाक्य में उस मुहावरे का क्या करो? प्रयोग करो। अब मुहावरे और लोकोक्ति यानी कहावतें, दोनों में क्या अंतर है? मुहावरे किसे कहते हैं और लोकोक्ति किसे कहते हैं? दोनों का प्रयोग हम भाषा में किस प्रकार से करते हैं, उनका प्रयोग कब किया जाता है, कैसे किया जाता है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो मुहावरों को हमने देखा कि वो अपने साधारण अर्थ को छोड़कर या अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर कोई विशेष अर्थ जब देते हैं तो उन्हें हम मुहावरे कहते हैं। लेकिन लोकोक्ति जो है वो अलग है। कहावतें, लोकोक्ति को कहावतें कहा जाता है। तो लोकोक्ति यानी कहावतें क्या होती है? देखो, यह शब्द लोक और उक्ति दो शब्दों के मेल से बना है। तो लोकोक्ति, ये शब्द जो बने हैं वो कौन से दो शब्दों से बने हैं? लोक और उक्ति, जिसका अर्थ है लोक में प्रचलित या प्रसिद्ध बात। उक्ति का अर्थ है बात। उक्ति का अर्थ क्या होता है? बात, बोलचाल। जो लोगों में बोलचाल में है या जो लोगों में प्रचलित है, जो लोगों की प्रसिद्ध बात होती है, उनको लोकोक्ति कहा जाता है। जो गरजते हैं वे बरसते नहीं। यह लोकोक्ति ऐसे लोगों के लिए है जो बोलते बहुत है किंतु काम नहीं करते हैं। बच्चों, हमने देखा कि मुहावरे जो है ये वाक्यांश होते हैं, यानी इनका वाक्य बनाकर हम लिखते हैं तो वाक्य का एक अंश ये होते हैं। लेकिन लोकोक्ति जो है ये पूरा एक वाक्य ही होता है, ये वाक्यांश नहीं होते हैं। पूरे वाक्य के लिए ही ये प्रयोग किए जाते हैं। और कोई ऐसी घटना हो जाती है या कोई ऐसा प्रसंग होता है, उसी प्रसंग के लिए हम इन कहावतों का प्रयोग करते हैं। अब देखो, कोई व्यक्ति जो है वो बहुत बोलती है लेकिन कुछ काम नहीं करती है, तो अपने आप हम कहते हैं कि देखो वो तो गरजता बहुत है लेकिन बरसता नहीं है। यानी वो बोलता ही रहता है लेकिन कुछ काम करता नहीं है। तो जो गरजते हैं वे बरसते नहीं है, ये कहावत जो है ये पूरा वाक्य है। और ये जो कहावत है ये पूरा वाक्य होने के कारण इसका पूरा अर्थ ही किसी व्यक्ति के लिए हम या किसी बात के लिए इसका पूरा वाक्य ही हम इस्तेमाल करते हैं। वास्तव में लोकोक्तियां भाषा में विशेष प्रभाव उत्पन्न कर देती है। लोकोक्ति का अर्थ होता है लोगों में प्रचलित उक्ति। प्रचलित यानी चलती आई हुई,
जो हमेशा चल रही है, बोली जाती है, उसका प्रयोग किया जाता है, ऐसी बात को लोकोक्ति या कहावतें कहा जाता है। और ये भाषा में विशेष अर्थ भी प्रकट करती है, विशेष प्रभाव भी लाती है। कोई व्यक्ति, अभी हमने देखा, कोई व्यक्ति बिल्कुल भी काम नहीं करता है तो हम तुरंत उसे कहते हैं कि अरे तू तो बोलता ही है, कुछ करता नहीं है, तो हम उसके लिए क्या कहेंगे कि तू गरजता ही है लेकिन बरसता नहीं है। तो यहाँ पर हम जो भी वाक्य बोल रहे हैं उस वाक्य को हमने प्रभावी बना दिया है। मुहावरे का प्रयोग किसी वाक्य में होता है जबकि लोकोक्ति स्वयं में पूर्ण वाक्य होती है। बच्चों, मैंने अभी आपको कहा कि मुहावरे का प्रयोग जो है वो वाक्य में किया जाता है। जब कोई वाक्य बनाया जाता है उस वाक्य में मुहावरों का प्रयोग करके वो वाक्य पूरा किया जाता है, जबकि लोकोक्ति स्वयं में यानी अपने आप में एक पूर्ण वाक्य होती है। ये पूरा वाक्य होता, इसका पूरा वाक्य होता है और ये मुहावरे जो है ये वाक्य में प्रयोग किया जाता है। ये वाक्यांश होता है और लोकोक्ति क्या होता है, वाक्य होता है। ये दोनों में अंतर क्या है, इससे और हम देखते हैं। यह मुहावरे यह एक वाक्यांश होते हैं, यानी इसका वाक्य में प्रयोग किया जाता है। ये खुद अलग वाक्य नहीं होते हैं, इसे वाक्य में डालकर इसका वाक्य बनाया जाता है, इसलिए वाक्य का अंश होते हैं। लेकिन लोकोक्तियां यानी कहावतें ये पूरा वाक्य होते हैं। इसका प्रयोग हमेशा वाक्य के संदर्भ में होता है। इसका प्रयोग जो भी वाक्य होता है उस वाक्य के संदर्भ में होता है, यानी जिस बात के लिए या जिस प्रसंग के लिए या जिस घटना के लिए जो भी हम मुहावरा प्रयोग करते हैं तो वही संदर्भ इस मुहावरे से निकलता है। जैसे हाथ लगना, हाथ लगना का अर्थ क्या है, प्राप्त होना। तो बहुत कोशिशों के बाद चोर पुलिस के हाथ लग गया। तो यहाँ पर संदर्भ यानी पुलिस ने किसे पकड़ा है, चोर को पकड़ा है। तो चोर को पकड़ने का जो संदर्भ जो है वो किससे मिला है, हाथ लग गया, हाथ लग गया इस मुहावरे से। इसीलिए इसका प्रयोग हमेशा वाक्य के संदर्भ में होता है, ये ध्यान में रखो। लेकिन लोकोक्तियों का जो प्रयोग है सदा स्वतंत्र रूप से किया जाता है। यह वाक्य में कभी इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ये वाक्य से संदर्भित होते हैं, वाक्य के साथ जुड़कर आते हैं, लेकिन लोकोक्तियां जो है वह स्वतंत्र रूप से इसका प्रयोग किया जाता है। मुहावरे में पदों का सामान्य अर्थ बदल जाता है, ये अर्थ में विशेषता लाते हैं। मुहावरे में जो भी पद होते हैं, जो भी शब्द होते हैं, इनका सामान्य अर्थ जो है वो बदल जाता है और वो विशेष अर्थ देते हैं। अभी मैंने आपको उदाहरण बताया पहले ही कि हाथ लगना इसका सामान्य अर्थ अगर हम देखेंगे तो किसी को छूना, स्पर्श करना, इसके लिए हम करते हैं, ये इसका सामान्य अर्थ है। लेकिन जब इसका हम विशेष अर्थ लेते हैं तो प्राप्त होना, यह इसका विशेष अर्थ निकलता है। तो ये सामान्य अर्थ को विशेष अर्थ में बदल देते हैं मुहावरे। लोकोक्ति में मूल अर्थ बना रहता है क्योंकि इसमें अनुभव और जीवन सत्य निहित रहता है। अब लोकोक्ति जो है उसका मूल अर्थ जो भी है वो वैसे के वैसे बना रहता है और ये अनुभव से या जीवन के सत्य से जुड़े रहते हैं। आप लोगों को मालूम है कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है, जो बादल ज्यादा बरसते हैं गरजते हैं वो कभी बरसते नहीं है। ये हमने भी देखा है, इसका अनुभव हमने किया है। इसीलिए इस कहावत का जो सही अर्थ है हमें समझ में आ जाता है और ये सत्य से जुड़ा होने के कारण कहावतें जो है ये लोगों में प्रचलित होती है, जो हमारे जीवन के सत्य से जुड़ी होती है। मुहावरे गागर में सागर भरने का अर्थ अर्थात थोड़े में बहुत कुछ कहने का काम करते हैं। तो मुहावरे जो है वो गागर में सागर भरने का, देखो गागर में सागर यहाँ पर जो आया है ये कहावत है कि छोटे से बात को हम बहुत अच्छी तरह से समझा सकते हैं, इस अर्थ में हम मुहावरे का प्रयोग कर सकते हैं।
और कहावत जो है ये घटनाओं पर आधारित होती है। कोई भी घटना जब हो जाती है तब उस घटना के लिए हम उस कहावत का इस्तेमाल करते हैं। अब कुछ कहावतें और का यहाँ पर मैंने उदाहरण दिया है, उनका सामान्य अर्थ क्या होता है देखो। अधजल गगरी छलकत जाए, यानी ओछा आदमी, ओछा यानी छोटा आदमी जिसके अंदर कोई गुण नहीं है, ऐसा थोड़ा गुण होने पर अहंकारी हो जाता है। आधी जो गगरी होती है, जब हम उसको उठाते हैं और चलते हैं तो वो उसमें से जो पानी है वो छलक कर बाहर आ जाता है। यह हमने सामान्य रूप से देखा है। इसका उदाहरण हम जीवन की सत्यता से भी हम इसको देखते हैं कि सच में जो अधजल गगरी होती है उसका पानी छलक कर बाहर आ जाता है। वैसे ही जो बुद्धिहीन आदमी होता है उसको थोड़ा भी गुण हो जा मिलता है, उसमें थोड़े भी गुण आ जाता है तो वो क्या हो जाता है, अहंकारी बन जाता है। अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। नुकसान हो जाने के बाद पछताना बेकार। हम देखते हैं कि जो खेत है वो हरी भरी है, अनाज से पूरी तरह से भरी हुई है, और जब उसमें चिड़िया आ जाती है वो पूरे खेत को नष्ट कर देती है, और बाद में हम चिड़ियों को भगाने के लिए खेत में घुसते हैं, तब तक चिड़िया उड़ जाती है। यानी नुकसान होने के बाद हम उसका पछतावा करते हैं। तो ये जो कहावतें बनी है बच्चों, ये जीवन की सत्यता से जुड़ी हुई होती है। तो ये हमने देखा है, जाना है, समझा है कि चिड़िया जब खेत चुग कर चली जाती है बाद में उसको भगाने से कोई फायदा नहीं होता है। आपका अंधा नाम नयन सुख, वो खुद से अंधा है, आंख से अंधा है, लेकिन फिर भी उसका नाम क्या है, नयन सुख। यानी वो देख नहीं पाता है फिर भी उसको नयन सुख मिलता है, यानी आंखों से सुख मिलता है। यानी नाम के विपरीत गुण होना, इसका ये अर्थ आ जाता है। आम के आम गुठलियों के दाम, यानी दोहरा लाभ। एक ही चीज हम इस्तेमाल नहीं करते हैं तो गुठलियों के भी हर दाम हमने देखे हैं। तो यानी एक ही चीज से हमें दो लाभ होते हैं, तो यानी दोहरा लाभ हो रहा है। तो आम के आम और गुठलियों के दाम, ये कहावत यहाँ पर दोहरे अर्थ के लिए, दोहरे लाभ के लिए इस्तेमाल किया गया है। ऊंची दुकान फीके पकवान, केवल बाहरी दिखावा। जब कोई बाहरी दिखावा दिखाता है और अंदर से कुछ भी नहीं होता है तब हम कहते हैं कि इसकी तो ऊंची दुकान है लेकिन फीके पकवान है। यानी इसने इतनी अच्छी दुकान बनाई है लेकिन जब इसके अंदर के जो पकवान हमने चखे तो ये खाने लायक नहीं थे, यानी स्वादहीन थे। इसीलिए उसने इतना बड़ा होटल डाला है लेकिन पकवान अच्छी तरह से बनाए नहीं है, तो उसके लिए हम क्या कहेंगे कि उसकी ऊंची दुकान है लेकिन फीके पकवान है। वर्ष अ, वर्षा जब कृषि सुखाने, निकल जाने पर असहायता व्यर्थ। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, यानी शर्म के मारे क्रोध करना। बिल्ली के भाग से छिंका टूटा, यानी जैसा चाहा वैसा हुआ। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, अपनी असफलता का दोष दूसरे पर डालना। जब किसी को कुछ आता नहीं है और वो बहाने बनाने लगता है तब हम कहते हैं कि वो तो नाच न जाने आंगन टेढ़े जैसा ही है। यानी उसको कुछ आता नहीं है लेकिन न आने का कारण वो दूसरों पर डालता है। अंत भला तो सब भला, यानी परिणाम अच्छा हो तो कार्य सफल होता है। अंधेर नगरी चौपट राजा, मुखिया मूर्ख हो यानी राजा मूर्ख हो तो परिवार में कलह बनी रहती है या प्रजा में कलह बनी रहती है। तो मूर्ख व्यक्ति पूरी तरह से परिवार को या जो भी मूर्ख शासक है वो अपने पूरे प्रजा को परेशानी में डाल देता है। अंधे के हाथ बटेर, यानी अनायास इच्छित वस्तु को मिलना, यानी उसको जो चाहिए वो मिल जाए। तो उसके लिए हम कौन सी कहावत इस्तेमाल करते हैं कि अंधे के हाथ में बटेर। आसमान से गिरा खजूर में अटका, काम पूरा होते होते रह जाना। यानी इतने बड़े आसमान से, इतनी बड़ी मुसीबत से वो बच गया और अंत में जाके कहा अटका, खजूर में अटका, तो काम पूरा होते होते वो क्या हो गया, रह गया।
आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। तो उच्च लक्ष्य के लिए निकलते हैं और घटिया काम में लग जाना, यानी वो बड़े काम के लिए निकलते हैं और बड़ा काम छोड़कर वो छोटे काम में लग जाते हैं। उसके लिए मुहावरा है, सॉरी कहावत है, इधर कुआं उधर खाई, हर हर और मुसीबत होना, उल्टे बांस बरेली को, विपरीत कार्य करना, ऊंट के मुंह में जीरा यानी बहुत थोड़ा, एक करेला दूसरे नीम चढ़ा, एक के हाथ दूसरा दोष, एक के साथ दूसरा दोष, एक चोरी दूसरे सीना चोरी, यानी अपराध करके उल्टे रोब दिखाना। तो बच्चों, आज हमने मुहावरे और लोकोक्तियों के बारे में पढ़ा। मुहावरे जो है ये वाक्यांश होते हैं, इसके विपरीत लोकोक्ति जो है ये पूरा वाक्य होते हैं। उनका स्वतंत्र अर्थ होता है। मुहावरों का सामान्य तौर पर अर्थ नहीं लिया जाता है, उनका विशेष तौर पर अर्थ लिया जाता है। विशेष अर्थ वो बताते हैं, इसीलिए मुहावरों का जब भी हम प्रयोग करते हैं तो उनका प्रयोग करते वक्त हमें ये ध्यान में रखना है कि उनका अर्थ क्या है, उनका प्रयोग हम सही तरह से कर रहे हैं कि नहीं, सही अर्थ देने वाले देने वाले ऐसे वाक्य बने हैं कि नहीं, इसकी तरफ हमें परीक्षा में ध्यान जरूर देना है। तो मुहावरे और लोकोक्ति दोनों का ही प्रयोग हम परीक्षा में सिर्फ मुहावरों के प्रश्न के लिए नहीं कर सकते हैं कि मुहावरों का अर्थ बताकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए, 2 अंक के लिए इसका प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं। तो किसके लिए हम मुहावरों का या कहावतों का प्रयोग करते हैं? निबंध लेखन में। निबंध लेखन की भी एक विशेष बात यही बताई है कि निबंध लेखन करते समय हमें उचित स्थान पर मुहावरों का और कहावतों का प्रयोग करना चाहिए, ताकि निबंध जो है वो और भी स्पष्ट हो जाए, उसमें और भी विशेष अर्थ आ जाए। कहानी लेखन करते हुए भी उचित स्थान पर हम मुहावरों का और कहावतों का प्रयोग कर सकते हैं। स्वमत में भी स्वमत के जो भी प्रश्न होते हैं, पूरक पठन और जो पाठ के आधार पर जो परिच्छेद बताए जाते हैं, इन परिच्छेद और पूरक पठन के आधार पर जो अंत वाला जो प्रश्न होता है, चौथा प्रश्न स्वमत का, इस स्वमत के प्रश्न के लिए जब हम इसी प्रकार के मुहावरे और कहावतों का इस्तेमाल करेंगे तो हमें ज्यादा से ज्यादा अंक भी मिलेंगे और हमारी भाषा जो भी है या हमारे वाक्य जो भी है ये और भी सौंदर्यपूर्ण बन जाते हैं। और मुझे आशा है कि आज के हमारे जो मुहावरे और कहावतों का जो ये जो हमने देखा, सेशन देखा, वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। धन्यवाद।